मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विचार इस बात पर केंद्रित हो गया कि आखिर चुनाव के लिए हम कहां तक जा सकते हैं। वर्तमान में आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वातावरण बनाने की कोशिश में है। इस कोशिश के तहत लोग अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से बैठ के कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जमावट कर रहे हैं। इन सबके बीच में एक वातावरण बना हुआ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ बाकी विपक्षी दल हैं। माना ही जा रहा है कि भाजपा के लिए लड़ाई मुश्किल करने की दृष्टि से ये सारे विपक्षी दल गोलबंद होकर साझा योजना पे काम करेंगे। पर कुछ विपक्षी दलों के द्वारा दिए जा रहे बयान या कोशिशें यह समझ पाने में दुविधा पैदा कर देते कि ये वस्तुतः भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं या भाजपा की मदद कर रहे हैं। हमारा आज का मसला इसी पर। एक दल है इस देश में, उसका नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। वर्तमान में इसकी सरकार तमिलनाडु में है। कांग्रेस इसकी अनन्य सहयोगी है। इसके नेता पिछले कुछ समय से लगातार सनातन धर्म के संदर्भ में, हिंदू धर्म के संदर्भ में या भारत की अवधारणा के संदर्भ में वो बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में और भारतीय जनता पार्टी को मानो उसकी मन मांगी मुराद पूरी कर देने में मददगार दिखते हैं। ये राजा किसी समय बड़े चर्चित रहे दूरसंचार मामले में। एक है उदयनिधि स्टालिन, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं स्टालिन। उन्होंने किसी समय पर बयान दिया था सनातन धर्म के संदर्भ में कि सनातन धर्म तो HIV एड्स जैसा है, इसको लेकर दुनिया जहां से फटकार पड़ रही है। कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। ये राजा भी उसमें हाँ मिला रहे थे, उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया। वही ए राजा जो वर्तमान में सम्मानीय सांसद भी हैं, अब एक नई परिभाषा लेकर आए जिसमें उन्होंने कह दिया कि वह भारत को एक देश के तौर पर मानते ही नहीं। उनका कहना है कि भारत कोई देश ही नहीं है। राष्ट्र और देश को लेकर तो पहले ही द्वंद्व था। वो एक नई व्याख्या के साथ आया कि राष्ट्र तो छोड़िए, वो देश के तौर पर भी भारत को नहीं स्वीकारते हैं। उनका कहना है कि भारत तो एक उपमहाद्वीप है, भारत में इतनी विविधता है, इतनी संस्कृतियां हैं कि इसको एक देश के तौर पर माना ही नहीं जा सकता। बोले तमिलनाडु एक देश है, उड़ीसा एक देश है, उत्तर पूर्व के राज्य जो है वो एक देश के तौर पर है। अब इस प्रकार के बयान से उस अवधारणा को ठेस पहुंचती है जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जीतते आए हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हम भारत की परिभाषा ही इस रूप में देते हैं कि भारत में एक सांस्कृतिक तौर पर साथ रहने की मनोभावना है जिसमें अलग अलग किस्म की संस्कृतियां साझा रूप से फल फूलती आई है। हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हम उस देश के वासी हैं जिसकी अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम पर जुड़ी हुई है, जिसमें हम पूरे विश्व को ही कुटुंब की दृष्टि से देखने का आदी है। पर जिस साझा हितों के साथ हम एक देश या एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ जीते हैं, उसको राजा साहब खारिज करते हैं। क्या उनके ये बयान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए मुश्किल पैदा करने वाले नहीं है? क्या इस तरीके के बयान लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते हैं? और क्या इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी को यह दावा करने में मददगार नहीं होते हैं कि इस देश के संदर्भ में वस्तुतः देश की चिंता करने वाला कोई दल है, देश की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कोई दल है और इस देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति को कोई अक्षुण्ण रख सकता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है? तो आज हम इसी पर विमर्श करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये राजा की बातों को तार्किकतापूर्ण तरीके से विवेचन का विषय बनाया जाए या भावुकता की आंधी में बहा ले जाया जाए। हमारे साथ इस वैचारिक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और वस्तुतः चर्चा के योग्य इस विषय पर कुछ सार्थक चर्चा करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा ही प्रासंगिक है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि बिना आध्यात्मिक पतन हुए किसी राष्ट्र का किसी भी दृष्टि से पतन नहीं हो सकता। स्वामी रामतीर्थ के द्वारा यह बात कही गई थी। तो वस्तुतः किसी देश के अगर नैतिक मूल्यों का पतन हो जाए, जो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिकता का परिचायक होता है, तो फिर उसे एक राष्ट्र के तौर पर पहचान कायम रखना आसान नहीं रह जाता। इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान। हमारे साथ संकेत गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ रघु ठाकुर जी हैं, समाजवादी चिंतक हैं, प्रासंगिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए बेहद सम्मान की दृष्टि से समाज में देखे जाते हैं। और इस सबके बीच तार्किक विवेचन के लिए प्रेम कुमार जी हैं। इस चर्चा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। इसलिए मौजूद नहीं है कि हमने नहीं चाहा था, इसलिए मौजूद नहीं था क्योंकि वह इस विमर्श का हिस्सा नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते ये आप अपने जहन में सवाल के तौर पर रखिए कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल ऐसे महत्वपूर्ण विमर्श का हिस्सा न बनकर अपने आप को क्या साबित कर रहा है। पर
हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत संकेत गुप्ता जी से ही करते हैं। और राजा साहब ने जो ये बयान दिया है और भारत को एक देश के तौर पर मानने से इनकार किया है, इस पर आपकी दृष्टि जानना चाहते हैं संकेत जी। वो बेहद निंदनीय है। भारत को तोड़ने वाले लोग जी, भारत को एक राष्ट्र ना मानने वाले लोग जी, भारत को के टुकड़े होंगे उनका साथ देने वाले लोग, एक ऐसा इंडी गठबंधन जो भारत की मूल संरचना से ही इनकार करता है, जिसने भारत की संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाई है, जिनका मूल मंत्र सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना है, और जनता के समक्ष इस तरह का आचरण, अलगाववाद और माओवाद को बढ़ाने का जिस तरह का काम डीएमके के सांसद ए के राजा के द्वारा किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह भगवान राम के बारे में कटु वचन उन्होंने बोले हैं, मैं तो वो वचन आपके जो टीवी चैनल पर रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता मेरे ध्यान में भी आए। तो ये तो भारतीयता का दुश्मन होने की बात है, हिंदू संस्कृति का दुश्मन होने की बात है, सनातन के दुश्मन होने की बात है। और मैं पूछना चाहूंगा इंडी गठबंधन के सो-कॉल्ड नेताओं से जो गठबंधन में इनके साथ हैं, कि आज क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है डीएमके पर? क्या राहुल गांधी इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि उनका सीधा साधा एक ही मकसद है कि राजनीतिक फायदा किस तरीके से हो। एक धर्म विशेष की वोट लेने के लिए, जाति में लोगों को बांटने के लिए, धर्म विशेष की वोट लेने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, देश की संस्कृति से देश को दूर करने के लिए, हमारे युवाओं में गलत सोच भरने के लिए जो ये षड्यंत्र चल रहा है इंडी गठबंधन का, ये बेहद खतरनाक है। लेकिन भारत की जनता इस सारे षड्यंत्र को जानती है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह, संकेत जी आपने जितनी बात कही ना, ये भावनात्मक आवेग से भरी हुई है, भावुकता भरा है। पर राजा साहब जो बोल रहे थे ना, उसमें उनके अपने तर्क थे, थोड़ा उस तर्क की मीमांसा की आपसे अपेक्षा है। संकेत जी थोड़ा मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। उनका तर्क है कि तमिलनाडु एक देश है क्योंकि एक संस्कृति है, मलयालम एक भाषा है, उसका एक राष्ट्र है केरल के रूप में, उड़ीसा एक देश है जिसकी एक भाषा है। तो उनका तर्क ये सारे देश मिलकर भारत बनाते हैं, इसलिए भारत उपमहाद्वीप है। जब कई देश मिल जाते हैं तो उसे महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो उनका तार्किकता यह है कि इसके अंतर्गत साझा कल्चर नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर गाय के मांस को वहां की संस्कृति के अंदर खाया जाता है, हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहां पर कुत्ते का मांस भी खाया जाता है, जिसके संदर्भ में भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो इस तार्किकता के आधार पर कह रहे हैं कि भाई एक राष्ट्र या देश के संदर्भ में समान संस्कृति, समान सोच, समान भाषा वाले लोग रहते हैं। यहां विविधता इतनी ज्यादा है, इसलिए इसे देश नहीं उपमहाद्वीप कहा जाए। क्या कहते हैं? एकता जी, यही भारत का मूल मंत्र रहा गया जी। आप देखिएगा, भगवान राम ने जब अयोध्या से चलना स्टार्ट किया तो अयोध्या से लंका तक विभिन्न विभिन्न प्रदेश होते हुए विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों में रामचरितमानस का जिस तरीके से आज तक वहां पर उद्बोधन किया जाता है, उसका मतलब राम सर्वव्यापी है। आगे से पीछे तक हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। यहाँ विभिन्न पद्धतियां होती हैं, विभिन्न भाषाएं होती हैं, विभिन्न जाति हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, पर सभी भारतीय हैं। सबका मूल मंत्र भारत माता की जय है, सब भारत की संतान है। तो ये विविधता में एकता हमारे देश को एकजुट, जो हमारे देश के अंदर हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन संस्कृति चली आई, हम तो पूरे वर्ल्ड को वसुदेव कुटुंब मानने वाले लोग हैं। तो भारत जो है वो एक देश है, अलग अलग संस्कृतियों को एक माला में पिरोने का काम भारत देश है, भारत देश ने किया है। अब थोड़ा इसमें अलग दृष्टि देखने की कोशिश करते हैं। रघु ठाकुर जी जैसा समाजवादी चिंतक हमारे साथ में है, समाज के संदर्भ में जिनकी संवेदनशीलता है, वो रघु ठाकुर जी क्या देख रहे हैं? राजा अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए पेरियार की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पेरियार का तो राम के प्रति कोई विचार था ही नहीं सकारात्मक, सबको पता है। तो रघु ठाकुर जी आपसे जानना चाहते हैं, संकेत जी बहुत नाराज हैं ए राजा जी के संदर्भ में, पर उनकी पार्टी इसी परंपरा के साथ अपने आप को प्रासंगिक दशकों से रखती आई है। क्या कहते हैं रघु ठाकुर जी? क्योंकि राजा के बयान का सबसे ज्यादा फायदा तो उनकी पार्टी को होने वाला है जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव का समय आता है
तो कुछ लोग कुछ संकीर्णताओं की बातें कह के अपने आधार को कायम रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु में अभी एक तरफ तो कुछ भाजपा की चुनौती बढ़ी है, तो ये भी एक कारण है कि राजा साहब या उसकी पार्टी के जो लोग हैं कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे उनका जो तमिल आधार है वो बना रहे जी। और दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद डीएमके और बीजेपी के बीच में भी कोई समझौता हो रहा है कि तुम तुम्हारा हिस्सा लो, हम हमारा हिस्सा लें। ये भी एक प्रकार की चर्चा भी देश में चल रही है। जहां तक सवाल उनके बयान का है, उनके बयान के दो पक्ष हैं। एक पक्ष पे उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं, कि एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति नहीं, वगैरह वगैरह। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारत जो है एक संघात्मक देश है जी। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर का देश होता है वो इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना की गई है कि राज्यों की अपनी भी जो आजादियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने तरीके वो कायम रखे जाएं जी। तो अभी संघात्मक ढांचा क्या होता है इसकी जानकारी उनके लिए नहीं है। दूसरा कि तमिल संस्कृति के बारे में भी शायद राजा साहब को जानकारी नहीं है। मैं द्रविड़ आंदोलन के जो सबसे एक बड़े नेता थे जी, पेरियार जी, मैं पेरियार की पुस्तक का आपको एक दो अंश सुना देता हूँ, छोटा छोटा जी। एक विद्वान जिन्होंने तमिल ग्रंथ कुरल लिखा जी, तिरुवक्कुरल, यह तमिल साहित्य की महानतम रचनाओं में से है। उसके रचनाकार तिरुवल्लूर हैं जो जैन रचनाकार थे जी। तो तमिलनाडु में जहाँ वो कह रहे एक संस्कृति, एक भाषा, एक परंपरा, वहाँ जैन परंपरा भी है जी और जैन के ग्रंथ भी हैं। और इसी प्रकार से पेरियार ने जो द्रविड़ आंदोलन की भी चर्चा की, तो असली में हमारे भाजपा के मित्र लोग कभी कभी कुछ चीजों को नई चीजों पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं जी। उनकी भी मैं एक चीज और पढ़ के सुना रहा हूँ जो उनकी पुस्तक में है। द्रविड़स्थान आंदोलन सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है जी, यह एक विशुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन है जी। लंबी अवधि से सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों से जकड़े हुए द्रविड़ लोगों को बंधनों से मुक्त करने की का ही आंदोलन है। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो सामाजिक विषमता थी, इस विषमता को लेकर शुरू हुआ था और उनके मन में जो प्रतीक थे कि इससे हमको नुकसान होता है या हमारे कट्टरता बढ़ती है, उनको हल करने के लिए या उनके खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो इसलिए मुझे इसमें कोई उनकी राजा साहब के बयान में कोई विशेष चिंता की बात नहीं लगती है। हम लोग तो जो भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के और हिंदू दर्शन को मानने वाले लोग हैं जी, हम लोग तो असहमतियों को बहुत मानते रहे। हमारे यहाँ चारवाक ने अपनी असहमति व्यक्त की, हमने उसको भी स्वीकार किया। हमारे अनेक लोगों ने असहमति व्यक्त की, हमने उसको भी स्वीकार किया। रघु ठाकुर साहब, थोड़ा इसकी टाइमिंग को लेकर और इस बयान की पुनरावृत्ति को लेकर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। आप राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ में। ये राजा, उससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने तकरीबन 6 महीने पहले भी इसी किस्म की बयानबाजी की थी सनातन धर्म के संदर्भ में, जिससे समाज के लिए कोड करार दिया था, HIV एड्स करार दिया गया था। हद तो ये थी कि सनातन धर्म की समाप्ति के लिए बैठक हुई, उसमें हिस्सेदारी करने में भी ये नेता पहुंच गए थे और इस पर कोर्ट के द्वारा इन्हें फटकार भी पड़ी। ऐसे घटनाक्रम, ऐसे कटघरे में होने के बाद भी ये राजा ये बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में इससे जन समर्थन जुटाने में सहूलियत होगी इसलिए दे रहे हैं या कुछ और वजह? विशुद्ध तौर पर वो अपने जन समर्थन को जुटाने, बल्कि उसको बचाए रखने के लिए जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेजी के साथ में वहां भी आक्रामक ढंग से प्रचार शुरू किया है, जिस आधार पर वार्ता शुरू किया है, उसमें अपने आधार को बचाए रखने के कोई आवश्यक हो गया था कि वो कुछ ऐसी कटुता की बातें कहें। और ये जो है, ये उनका एक प्रकार का अपनी चुनावी पराजय से बचने का एक उन्होंने एक रास्ता निकाला है, तरीका निकाला है कि इस तरीके से हमारा आधार बना रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो तमिलनाडु में सक्रियता है, उसने कहीं न कहीं डीएमके और उसके तमाम नेताओं को इस कट्टरता या पृथकतावादी सोच के संदर्भ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आलिक तमिलनाडु देश की बात कर रहे हैं राजा। संकेत जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार संकेत जी की बात को सुनते हैं, उसके बाद डॉक्टर ब्रह्मदीप जी के पास चलते हैं। जी संकेत जी। तरह की शब्दावली एक राजा ने यूज की है जी। यह शब्दावली साफ उनके विचार को दर्शाती है कि उनकी पार्टी का विचार क्या है। और आज इंडी गठबंधन पूरी तरह से जब पछड़ चुका है, तो वोट के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए इंडी गठबंधन तैयार है। मैं ऐसे बयानों की पूरे देश की तरफ से पूरे देश की जनता आज निंदा कर रही है और तमिलनाडु
पूरी तरह एक राजा के बयान की निंदा कर रहा है। ये वो गली एक गली तमिलनाडु की आज एक राजा की निंदा कर रही है। एक राजा की निंदा कर रही है। संकेत जी को लगता है कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है, देश को भी लग रहा है बड़े स्तर पे कि आपत्तिजनक है। पर मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी आपके पास आना चाहता हूं। उससे पहले आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि राष्ट्र केवल किसी भूखंड मात्र को नहीं कहते जिसमें नदी, पर्वत, विविध प्रकार की वनस्पतियां या पशु पक्षी हों। अभी जो राष्ट्र शब्द से संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, भाषा, इतिहास, इन 5 विषयों का बोध होता है। यहां मिलकर जिस भूखंड के अवयव बनते हैं वही राष्ट्र कहलाता है। अब चाणक्य जिन आधार पर एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, राजा भी तो कमोबेश वही बात कर रहे हैं कि इस स्तर पर इतनी विविधता है कि राज्यों को देश के तौर पर देखा जाए, ना कि सभी राज्यों को मिलाकर देश के तौर पर देखा जाए। तो जो बात चाणक्य ने कही थी उसे राजा अगर इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? थोड़ा आप रोशनी देना ब्रह्मदीप जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया, क्योंकि आपके साथ बैठना और परिचर्चा में भाग लेना मुझे हमेशा बहुत पसंद रहा है जी। धन्यवाद। देखिए, जो आजाद भारत है उसको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो कथित स्वयंभू राजा महाराजा, और ये जो राजा है ये भी उसमें शुमार किए जाने चाहिए। क्योंकि दरअसल जब राष्ट्र की बात होती है तो संस्कृति की बात होती है, जब देश की बात होती है तो राजनीति की बात होती है, और जब उपमहाद्वीप की बात होती है तो भूगोल की बात होती है। लेकिन डीएमके का जब से जन्म हुआ, या यो समझिए कि जब से जस्टिस पार्टी बनी है और डीएमके इनका जो दौर है करीब 100 सालों से ज्यादा हो गया है, क्योंकि पेरियार ने जस्टिस पार्टी बनाई थी और उसके बाद हम आगे निकल गए हैं, डीएमके वहीं से बनी है। तो इन लोगों की जो विचारधारा है उसमें न तो संस्कृति की समझ आती है, न राजनीति की समझ आती। संस्कृति की समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि महात्मा गांधी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि भारत जो है, उन्होंने जिन्ना को जवाब दिया था कि जो भारत है, भारत धर्मों के आधार पर उसकी पहचान हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो बंगाली मुसलमान है वो बंगाली हिंदू के करीब होगा, जो मराठी मुसलमान है वो मराठी हिंदू के करीब होगा। तो संस्कृति को लेकर तो डीएमके की कोई समझ है ही नहीं, क्योंकि और दूसरी बात, राजनीति को लेकर जब बात आती है तो डीएमके वो पार्टी है जो स्वशासन चाहती है, देश के भीतर स्वशासन चाहती है। वो जो सबसे ज्यादा अराजक तरीके से क्षेत्रीयवाद को उठाने की बात करती है, इतिहास उठाकर देखिए वो डीएमके उठाने की बात करती है, और भूगोल की बात तो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने लिट्टे को हेल्प करके भारत की जो एकता और अखंडता है उसको प्रभावित करने की बहुत कोशिश की थी। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लिट्टे है, लिट्टे का निशाना न केवल श्रीलंका था लेकिन भारत का तमिलनाडु राज्य भी था। तो चाणक्य जो थे, जब आप बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब जो आप चाणक्य की बात करते हैं, तो जो चाणक्य है उन्होंने भारत को एक सांस्कृतिक भारत के तौर पे निरूपित किया था जहां पर सभी का सम्मान होता है। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक स्वशासित निकाय बताने की उन्होंने कोशिश की थी जहां पर एक बहुत बड़ा भूभाग है, और उन्होंने उस भूगोल को बताने की कोशिश की थी जो कि हिमालय के पार चला जाता है, जो कि उत्तर और दक्कन में बहुत आगे तक भारतीय संस्कृति को व्यक्त करता है। तो चाणक्य जो है, चाणक्य का एक बृहद सोच थी, लेकिन वहीं पर जो राजा है उनकी बहुत संकुचित सोच है, और ये संकुचित सोच इससे भी प्रतिबिंबित होती है क्योंकि ये जो पार्टी है वह पार्टी जातीयता के नाम पर चीजों को बार बार उभारती है। यह पार्टी वो है जो ब्रह्मदीप जी थोड़ा और विस्तार दीजिए मुझे। एक देश की परिकल्पना में और एक उपमहाद्वीप की कल्पना में क्या अंतर होता है? राजा को हम कैसे गलत ठहरा दें? राजा बोल रहे हैं ना कि भाई संस्कृति के अंतर को देखिए, रीति रिवाजों के अंतर को देखिए, खान पान के अंतर को देखिए। अगर आप चेहरे मोहरे की बात करें तो उसके स्तर पर भी अंतर को देखिए। तो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति बिल्कुल अलग है, दक्षिण भारत की ये जो राज्य है इनका तौर तरीका बिल्कुल अलग है। तो राजा अपनी बात के समर्थन में कुछ तर्क दे रहे हैं, तो जो तर्क हैं उन्हें देश की परिभाषा और एक उपमहाद्वीप की परिभाषा में कैसे अलग करके देखें, और भावनात्मक भाषण देने के स्थान पर हम तार्किकता के आधार पर राजा को गलत ठहराएं, उसमें थोड़ी मदद कीजिए ना। ये काम तो हमारे साथ में भावनात्मक आधार पर संकेत जी बखूबी कर दिए हैं। हिमांशु जी देखिए, यदि
तार्किक आधार पर उनको ये बात कहना थी भारत को, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान की आलोचना करना थी कि भारत से धर्म के आधार पर कोई भूभाग अलग कैसे हो गया। क्योंकि दरअसल बात यह है कि उन्होंने बेशक यह बात कही कि विविधता के आधार पर हम क्या पहचाने, लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए आप किस विविधता की बात कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म की विविधता की बात करते हैं, जैसे हिंदू धर्म की जो विविधता है वो सबको समाहित कर लेती है। आप हिंदू धर्म में देखिएगा कि जो कई आदिवासी जनजातियां हैं, मैं सुकमा गया हूं, मैं गढ़चिरौली गया हूं, वहां पर मैंने देखा है कि जो लोग हैं उनको दफना दिया जाता है। तो हम लोग जो है हिंदू धर्म में हम किसी को पत्थर नहीं मारते, हम किसी पर जानलेवा हमला नहीं करते। जो हिंदू धर्म है दरअसल वो एक आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व है, विभिन्नता का आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व है, लेकिन जो राजा है वो उस आध्यात्मिकता प्रतिनिधित्व पर चोट करते हैं, वो जो हिंदू धर्म की व्यापकता है उस पर चोट करते हैं। जब वो संकुचित करने का प्रयास करते हैं वो उस भूगोल पर चोट करते हैं, जो भूगोल भारतीय जमीन से निकलकर दूर दूर तक चला जाता है। तो वो उसको उस भूगोल पर चोट कर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो तमिलनाडु है वो अलग है। क्योंकि यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि जो तमिल है वो संस्कृत के ज्यादा नजदीक नजर आती है। तो यह राजनीतिक तौर पर उनका न केवल दरअसल बात यह हिमांशु जी की जो प्रमुख पार्टी है या जो राजा है उनकी समझ ही नहीं है, क्योंकि उनकी समझ एक राष्ट्र के तौर पर नहीं है, क्योंकि उनकी समझ देश की संस्कृति के तौर पर नहीं है, उनकी समझ राष्ट्र की एकता अखंडता के तौर पर नहीं है, इसलिए उनकी समझ जो देश का राजनीतिक महत्वता है उसको लेकर नहीं है, उसको लेकर नहीं। अगर मर्म की बात समझे तो सीधी बात यह है कि एक राज्य में अपनी हुकूमत कैसे बनी रहे, बताने की कोशिश कि तुम्हारे हितों के सबसे बड़े पैरोकार हम ही हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति ने खालिस्तान जैसे आंदोलन को जन्म दिया था। क्या राजा उसी की पुनरुक्ति करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और क्या उनकी ये कोशिश देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है? ये सवाल जहन में आता है जब 2024 का लोकसभा चुनाव सन्निकट है। तो मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कहते हैं आप? राजा भाजपा की जड़ों में कितना मठिया में डाल रहे हैं पता नहीं, पर कांग्रेस की जड़ों में मठा अपने आप जा रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जो इंडी अलायंस या इंडिया गठबंधन जिस भी रूप में आप व्यक्त करना चाहें, क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? जी डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए रघु ठाकुर साहब ने एक ही पंक्ति में बहुत अच्छी बात कह दी थी जी कि डीएमके और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी सहूलियत की सियासत को देखते हुए एक दूसरे को खाद बीज दे रही है। उनका अभिप्राय यही था जी। तो ये राजनीतिक जरूरत के हिसाब से दिया गया बयान है। ऐसा नहीं कि ये राजा को बुद्धि नहीं है, वो संस्कृति नहीं समझते या हमसे कम समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये राजा हमसे ज्यादा समझते हैं जी। लेकिन वो डिस्टिंक्ट हो करके वो राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा बोल। अब चूंकि ये इंडिया गठबंधन में भी है तो जाहिर बात है कि आपके यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए हैं। मुश्किल घड़ी है, क्योंकि मुश्किल घड़ी है इस स्थिति में राजा का बचाव करना, क्योंकि राजा एकेडमिक बातों को राजनीतिक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, जिसका नफा नुकसान जो है, जिसको नुकसान होगा वो नुकसान और उनको फायदा होगा जी। बात अगर इसमें हम थोड़ा सा ये देखें, जैसे अभी कह रहे थे हमारे साथ कि पाकिस्तान बना जी, तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से देश बना तो क्यों बना? क्योंकि वो एक भाषा एक संस्कृति वाला जो सिद्धांत राजा जी गढ़ रहे हैं वो सिद्धांत वहां लागू हुआ। लेकिन फिर यहाँ देखिए जब बांग्लादेश बन ही गया तो हमारा बंगाल और बांग्लादेश क्यों नहीं भाषा के आधार पर एक हुआ? ये भी तो एक भाषा एक संस्कृति हो सकता था। तो फिर उसका यहाँ वायलेशन भी दिखता है। तो दरअसल क्या है कि राष्ट्र को जब हम परिभाषित करने लगते हैं तो फिर वहां सावरकर के जमाने में और वो शौकत के जमाने में चले जाते हैं कि दो राष्ट्र द्विराष्ट्र हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। क्या है कि हम आजाद हिंदुस्तान में यूनिफाइड ही इसी रूप में है कि हर प्रदेश अपने आप से एक राष्ट्र जरूर है, लेकिन जब हम उसमें से संप्रभुत्ता निकाल देते हैं, विदेश नीति निकाल देते हैं, तो वह प्रदेश बन गया। अब वो राष्ट्र नहीं है, हमने प्रदेश उसको बना दिया कि राष्ट्र आपकी जो आपका कैरेक्टर है, संस्कृति है, परंपरा है, सब बरकरार रहे, भाषा भी मजबूत रहे,
और हम सब मिल करके ज्योग्राफिकली एक साथ रहेंगे और ये हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारा बिहेवियर एक देश का है, लेकिन जो आंतरिक संरचना है अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स ही है, लेकिन फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन दुनिया में एक राष्ट्र के तौर पर है। ये हमारी स्थिति है। इसको थोड़ा खुलकर बोलने लगे तो हम राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए? सही बात है, राष्ट्र विरोधी नहीं हो रहे, हम एकेडमिकली चीजों को समेट रहे हैं, एक बड़े व्यापक तौर पर राष्ट्र के रूप में खड़ा होने का चिंतन दे रहे हैं। ये मजबूती है हमारी। तो अब हम यहाँ ये कैसी मजबूती है प्रेम कुमार जी, जिसमें वो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हम राम को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस तरीके की अभिव्यक्ति जिनसे हम एक राष्ट्र के तौर पर मजबूती पाते हैं, जिसके आधार पर एक सामूहिकता का बोध दुनिया को कराते हैं, हम उसके वजूद को ही अगर नकार दें तो इससे हम राष्ट्र को मजबूत थोड़ी कर रहे हैं। कुल मिला के प्रस्ताववादी चीजों को ही हवा दे रहे हैं, और जैसे जैसे ये प्रस्ताववादी चीजें बढ़ती हैं तो विभाजन के तौर पर दिखती हैं। खालिस्तान आंदोलन के प्रभाव को आपने देखा है कि खालिस्तान आंदोलन भी इस प्रकार की बातों से ही निकला। लिट्टे के संदर्भ में जिस पे ब्रह्मदीप अलूने जी दृष्टि दे रहे थे, तो उसके संदर्भ में आप मानेंगे कि लिट्टे के केंद्र में तमिलनाडु और श्रीलंका में जो तमिल बहुल इलाका है, उन दोनों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की परिकल्पना थी। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि ए राजा के ऐसे बयान देश की एकजुटता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? तात्कालिक तौर पर भले ही तमिलनाडु की सियासत में वह कुछ लोगों की भावनाओं को उभार लें, पर एक देश के तौर पर जो मजबूती का संदेश दुनिया में जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो है कि खालिस्तान का नारा सिर्फ धर्म और सिर्फ संस्कृति और भाषा के आधार पर नहीं, उसमें धर्म बड़ा फैक्टर रहा जी। पाकिस्तान में भी धर्म बड़ा फैक्टर रहा बनने जी। और तमिलनाडु में कोई धर्म फैक्टर नहीं है। और मैं रोकना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, सनातन धर्म को कोड़ खाज HIV एड्स करार दिया जाए इन्हीं वक्ताओं के द्वारा, फिर आप कहें कि धर्म कोई बिंदु नहीं है, धर्म कोई आधार नहीं है, कैसे मान लेंगे? यहीं पर मैं आना ही चाह रहा था। इससे पहले आपने कहा भी कि भारत माता की संतान बोलना या राम को नहीं मानना। देखिए, भारत माता की संतान बोलना या हम भारत माता बोले, ये शब्दावली सबको स्वीकार क्यों होगी भाई? ये कोई माता है कि पिता है कि संतान है, ये शब्दावली सबको स्वीकार क्यों होगी? ये कुछ लोगों की शब्दावली है। वो दूसरी बात है कि हम इस धरती को किस रूप में देखे, माता माने कि नहीं माने, ये हमारा अधिकार है, तो तोड़ सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि सनातन का विरोध करना, तो सनातन क्या ये राजा गैर सनातनी है? तमिलनाडु के तमाम लोग जो हैं द्रविडियन गैर सनातनी है, ये भी बात। आज सनातन में इससे पहले क्या हम पूरे देश को क्या बौद्ध बोलने के लिए, गौतम बुद्ध की जय बोलने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, जैन धर्म के लिए बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसी तरीके से जय श्री राम बोलने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा थोड़े कि राम मानेंगे, आप ऐसा बाध्य नहीं कर सकते। इस संदर्भ में संकेत जी लगातार हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पहले संकेत जी के पास चलते हैं। जी संकेत जी, आप कुछ आपत्ति व्यक्त करना चाहते थे। बात का खेद है कि प्रेम कुमार जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस तरह की बात करते हैं। इस देश में रहते हुए इस देश के टुकड़े करना और जाति, धर्म और संस्कृति के नाम पर देश के बांटने वालों का साथ देना और उन बातों में ऐसे तर्क निकालना कि वो सब बातें कहीं ना कहीं इस लिहाजे से सही होती हैं, ये अपने अंदर ही बेहद खेद करने वाली बात है। मैं तो जिस तरह AK राजा का यह बयान है, ये कंप्लीट एक देशद्रोह का बयान है। ये बयान अपने अंदर ही इस देश को बांटने की राजनीति करने वाला बयान है। आप देखिए, आप तमिल के लोगों को बाहर के लोगों से अलग दिखाना चाहते हैं, मतलब इतने नॉर्थ संकेत जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा, मतलब आप जिस भारतीय संस्कृति के इतने बड़े पैरोकार हैं, उस संस्कृति में विमर्श को तो हमेशा बड़े सम्मान की निगाह से देखा गया है। आप प्रेम कुमार जी भी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? इस देश में सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा साथ साथ चली है। कबीरदास जी को जो सम्मान मिला, वो सम्मान कहीं पे भी तुलसीदास या सूरदास से कमतर नहीं था। और कबीरदास जी तो बोलते थे, पान पूछे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उस समय तो किसी ने कहा कि ये व्यक्ति जो है धर्म विरोधी है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप चैनल पर बैठे हैं, एक बढ़िया चैनल पर आप बैठकर आप अपने घर में किसी को कुछ ना माने, लेकिन अगर चैनल पर बैठकर आप दूसरे की आस्था को
अगर इस तरीके से बोलेंगे कि मैं तो नहीं मानू भारत माता को मां, तो इससे मेरी भावना आहत होती है। आप नहीं मानिए, लेकिन आप इसका ढिंडोरा तो मत पीटिए। मैं आपसे तो नहीं कह रहा कि आप मानिए, आप नहीं मानते, नहीं मानिए, लेकिन आप इसका ढिंडोरा पीटकर आप ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं जो भारत के टुकड़े करने का साथ देते हैं, जो भारत को जाति, धर्म और संस्कृति के नाम पर बांटना चाहते हैं। लेकिन भारत देश एक है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत का मूल मंत्र एक देश विविधताओं से भरी हुई संस्कृति है, यहाँ सभी धर्मों का रहना है। अच्छा, एक बात बताइए संकेत जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है। आपकी भावना आहत हो गई, प्रेम कुमार जी ने जरा सा इस संदर्भ में पैरवी कर दी भारत माता के संदर्भ में। ये अपन तो गाय को भी बड़ा सम्माननीय मानते हैं, गाय हमारी माता है, यही हम कहते हैं। बीफ पर बैन के संदर्भ में बात करते हैं, गाय के संदर्भ में उसकी हत्या बंद हो इसके संदर्भ में आंदोलन करते हैं। पर आपकी सरकार के मंत्री गर्व के साथ कहते हैं हाँ मैं बीफ खाता हूं, और उसे आप बर्दाश्त करते हैं। आप नाराज नहीं होते जो खुलेआम बोल देते हैं हाँ हम बीफ खाते हैं? बीफ मतलब गौ मांस, उस गाय का मांस जो हमारे लिए मांस सदृश है। क्या कहते हैं संकेत जी? तब आप इतने नाराज, इतना गुस्सा, इतना क्रोधित, इतना आक्रोशित नहीं होते जितना आप प्रेम कुमार जी पर हो गए? तो जी मेरा कोई प्रेम कुमार जी से कोई व्यक्तिगत नहीं है जी। प्रेम कुमार जी की जो बात आई, मैंने प्रेम कुमार जी को कहा, और आप ही का चैनल, आपने कहा एक सार्थक डिबेट होनी चाहिए, तो प्रेम कुमार जी को अपनी बात कहने का के, अगर मुझे अपनी बात कहने का के, अगर प्रेम कुमार नहीं, मेरा आपके हक की पैरवी कर रहा हूं मैं, और उसी में यह सवाल उठा रहा हूं कि आपकी पार्टी के भी लोग कुछ ऐसी बात सार्वजनिक रूप से कहते हैं जो दिल को ठेस पहुंचाती है, उस पर आप इतना नाराज क्यों नहीं होते? ये मासूम सा सवाल है मेरा, इसका उत्तर जाता हूं संकेत जी, नाराज थोड़ी हो रहा हूं। मैं गाय मांस खाने का बहुत विरोधी हूं, और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, गाय मांस खाना बिल्कुल गलत है। गाय हमारी संस्कृति है, हम गाय को माता मानते हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से कोई भी अपना इंडिविजुअल बयान देता है तो मैं उस बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो राजा पे आप टिप्पणी करोगे, और भाजपा का नेता गाय मांस खाने को गर्व के साथ बताए तो उस पर आप नाराज नहीं होगे? ऐसा आप संकेत जी कैसे कर लोगे? ये बताइए, राजा के बयान को आप कहिए, आप एक मांस खाना और ना खाना, इन दोनों की भाषा, इन दोनों की तुलना, जो आदमी ये कहे कि ये देश एक उपमहाद्वीप है, इस देश में सब अलग अलग देश है, तो इस बात की तुलना आप उस बात से नहीं कर सकते। इस बात से तुलना नहीं करते। लेकिन मैं वापस रघु ठाकुर जी आपके पास जाता हूं। अब ये बड़ा संघर्ष है, प्रदेश, देश, राष्ट्र, उपमहाद्वीप, कुल मिला के संघर्ष के मायने क्या है? भाई प्रदेश की एक अलग संस्कृति स्वीकार है, पर देश के तौर पर अलग संस्कृति स्वीकार नहीं। थोड़ा समझाएंगे रघु जी? क्या है कि देश को कोई, जी हिमांशु भाई, देश को किसी एक संस्कृति के साथ में जोड़ के नहीं देखा जा सकता है जी। खुद श्रीलंका में हम लोग देखें तो वहां सहेली संस्कृति अलग है और तमिल संस्कृति अलग है जी। राजा साहब का जो ज्ञान है वो ज्ञान कुछ अल्प ज्ञान भी है और कुछ योजनाबद्ध भी है जी। अब देखिए कि कन्याकुमारी कहाँ है जहाँ पे विवेकानंद की शिला है। पुडुचेरी जो तमिल इलाका है वहां पर रामकृष्ण मिशन का आश्रम वही है, वहीं पे रामकृष्ण पहुंचे थे जी। तो ये जो तमिल की भाषा की उन्होंने बात की है तो उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि तमिल भाषा के 90% जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द है जी। ये तो खुद कोई भी तमिल वाला जानता है। तो राजा साहब तो शुद्ध अपना एक प्रकार का राजनीतिक बयान देने काम कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के लिए कुछ लाभ अभी मिल जाए, इसलिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं इनका गुस्सा तो ठीक है, परंतु मुझे चिंता इस बात की भी कई बार लगती है कि कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि अगर मान लीजिए इनका कुछ बहुमत कम हो और कुछ तमिल की सीटें हो तो ये उन्हीं के साथ सरकार बना ले, जैसा इन्होंने कश्मीर में किया था। कश्मीर में आपको पता है कि जिनको इन्होंने आतंकवादी कहा और क्या क्या नहीं कहा, जिनके खिलाफ में आरोप लगाए और उनके साथ मिलकर सरकार बना ली जी। तो भारतीय जनता पार्टी का भी राजनीतिक दृष्टिकोण ही प्रभुत्व रहता है, उनकी संस्कृति, राष्ट्र भाषा वगैरह की जो चर्चाएं हैं पीछे रहती हैं। अब जो अभी किरण रिजिजू के बारे में आपने कहा था वो तो भारत सरकार के मंत्री, तो क्या केंद्र के मंत्री का कोई निजी बयान हो सकता है? अब बताइए कि इनसे पूछिए कि भाई संविधान में लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक दायित्व होता है जी। तो कोई मंत्री क्या उसमें अपनी निजी राय दे सकता है? परंतु क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक विशुद्ध राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता के लिए कहीं भी कोई भी समझौता कर सकती है, और वही काम डीएमके कर रही है कि वो भी अपनी सत्ता को बनाए रखने के किसी भी सीमा तक की बकवास कर सकती है।
तो इसलिए ये दोनों तरफ से एक प्रकार की चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं कि कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तमिल भाषा जो है ये संस्कृत पर आधारित भाषा है, सब तमिल मानता है। जो पर मैं अब रघु जी थोड़ा आपसे अब राजनीतिक विषय पर बात करने, तो इस पर तो अपन ने बहुत बात कर ली। ये कांग्रेस जो इस विषय से मुंह चुरा रही है, कांग्रेस इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस में जब हमने बात करने की हुई तो कहा कि हम इस विषय पर कहीं चर्चा में नहीं बैठेंगे, ये हमने निर्णय लिया है। ये बिल्ली के आने पर कबूतर की तर्ज पर आंख बंद करने, इसके संदर्भ में रघु जी क्या कहते हैं? जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जिसका इस देश की आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान निर्विवाद रूप से है, वो ऐसे मसलों पर विमर्श का हिस्सा बनने के स्थान पर पलायनवादी रुख अपनाए, इससे किसका भला होगा? मेरी राय में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है। उसको इस विमर्श में भाग लेना चाहिए, उसको अपनी बात दृढ़ता से कहना चाहिए, उसको अपनी असहमति को भी दृढ़ता से दर्ज करना चाहिए। और राजनीतिक मित्रता अलग चीज होती है, मौलिक सवाल अलग होते हैं। पर कांग्रेस पार्टी जो है इतनी आंतरिक रूप से भयभीत हो चुकी है कि वो अपना हित अहित नहीं समझ पा रही। इस घटना में जो शामिल नहीं हो रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी अपना नुकसान कर रही। भाई कांग्रेस पार्टी को आगे बोलना चाहिए ना। ये टकराव तो वहां पहले भी चला है ना। आज तो कुछ नहीं है। जिस जमाने में द्रविड़ आंदोलन सबसे चरम पर था, वहां राजगोपालाचारी जी थे। वही तमिलनाडु है जहां से सबसे पहले महात्मा गांधी ने हिंदी का आंदोलन शुरू किया था और तमिल लोगों ने साथ दिया था। वही तमिलनाडु है जहां के कामराज जो है कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी के मित्र लोग भी अपने पार्टी की इतिहास को, उसके अतीत को, उसके गौरव को, उसके विचारों को, गांधी को समझ नहीं रहे हैं, समझते नहीं हैं। तो इसलिए उनके लिए वो बचने का रास्ता खोजते हैं। मेरे ख्याल से उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। रघु ठाकुर जी ने बहुत तार्किक तरीके से बात कही कि जिस तमिलनाडु से यह विमर्श चल रहा है, वहां पर कांग्रेस ने इस विचार के खिलाफ भी कितनी मुखरता के साथ अपनी उपस्थिति अतीत में दर्ज कराई थी। तो डॉक्टर ब्रह्मदीप, मैं वापस आपके पास लौटता हूं इस विमर्श के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर राजा जी को सद्बुद्धि आए और हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को देश के तौर पर स्वीकार किया जाए, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या समझना चाहिए राजा को? क्यों है हम देश? हिमांशु जी देखिए, बात नियत की होती कि आपकी नियत क्या है जी। और जो डीएमके है उनकी जो बातें होती है तो उनमें पृथकतावादी सोच नजर आती है। तो जब भी वो कोई सवाल खड़ा करते हैं तो फिर उनकी नियत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डीएमके यदि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है तो उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की किताब को जो ए राजा है उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक वो भारत की विभिन्नता को नहीं समझेंगे, जब तक कि वो भारत की विभिन्नता के बीच एकता को नहीं समझेंगे। दिलचस्प यह है कि उन्होंने भारत की विभिन्नता को तो समझा है, भारत की विभिन्नता को बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो भारत की एकता को नहीं समझ पाए। यहाँ पर दो चीजों में मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए, भारत को जब आपको समझना हो तो आपको गांधी को समझना पड़ेगा, आपको जिन्ना को समझना पड़ेगा और आपको मुजीबुर रहमान को समझना पड़ेगा। जब आप गांधी को समझते हैं तो गांधी ये समझाते हैं कि यह भारत सांस्कृतिक तौर पर विभिन्नता हो सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस राष्ट्र को एक रखना बहुत जरूरी है। और यदि राजनीतिक तौर पर हम एक रखेंगे तो इसका जो भूगोल है वो भी मजबूत रह पाएगा और हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा को कर पाएंगे। अब देखिए, राजनीतिक तौर पर अलग पहचान के लिए जिन्ना ने कोशिशें की, लेकिन उन्होंने वही गलती की जो बार बार गांधी कहते थे। गांधी उन पर ध्यान दिलवाते थे कि आप इसको अलग तरीके से मत आके जैसे राजा आंक रहे हैं। जिन्ना ने क्या किया, जैसे पाकिस्तान की स्थापना हुई तो उन लोगों ने पंजाबियों और सिंधियों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि जो देश है ये उर्दू भाषी देश होगा, बस उर्दू होगा, इसके सिवा इसकी कोई पहचान हो ही नहीं सकती। नतीजा हुआ कि सिर्फ आजादी के 24वें साल में 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बन गया। तो दरअसल बात यह है कि जो डीएमके पार्टी है वो इस देश की पृथकतावादी पहचान को सामने लाती है। वो ये बताने की कोशिशें करते हैं कि इस देश में
डिफरेंसेस कहां कहां पर हो सकते हैं, मणिपुर और हमारे में वैचारिक मतभेद कैसे हो सकते हैं। और जब आप किसी भी राष्ट्र में वैचारिक मतभेद के आधार पर लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, आप राजनीतिक दृष्टि से करें या रैलियां निकाल कर चले करें या बयानबाजी करने की कोशिश करें, तो फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रहार करते हैं। राजा की बात को यही समझने की जरूरत है। बड़े सुंदर तरीके से डॉक्टर ब्रह्मदीप जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। हमारे पास विविधता भी है और उसके बीच में एकता भी है। मंशा आपकी किसको पर जोर देने की है? राजा विभिन्नता को बताना चाहता है, उसके साथ में पृथकता के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। पर जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी भी मान्यता पाती है कि भाई ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं, वो कांग्रेस ऐसे नाजुक मसले पर खुलकर सामने आने के स्थान पर दरवाजे के पीछे दुबकने की कोशिश कर रही है। प्रेम कुमार जी, इस कोशिश पर आपका क्या कहना है? देखिए हिमांशु जी, बहुत आहत हो गए हमारे भाजपा के साथी जी। वैसे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भारत माता की जय का विरोधी हूं नहीं जी, लेकिन मैं जब यहाँ बैठता हूँ, बात करता हूँ जी, तो इस देश में बहुत सारे लोग, जैसे इस पैनल में बैठे लोगों में अब देखिए, जैसे दलित नहीं है जी, तो दलितों की आवाज कौन उठाएगा? जी, पत्रकार ही तो उठाएगा जी। वो आवाज जो यहाँ नहीं पहुंच रही है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? जी, एक पत्रकार ही तो करेगा। जी। तो जो सोच है इस देश में, हम उससे असहमति का भी सोच है, तो असहमति की सोच को भी हम साथ लेकर चलते आए हैं। यही तो हिंदुस्तान है, ये भी तो एक संस्कृति है जी। तो असहमति की सोच को सम्मान देना। जी। मान लीजिए आज ए राजा बोल पा रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं? हिंदुस्तानी है तब तो हिंदुस्तान में बोल पा रहे हैं। अगर वो सनातनी है तब तो सनातन पर बोल पा रहे हैं जी। वो राजनीतिक आजादी है उनको, तभी तो इस तरह से बोल पा रहे। जहां गलत होता है हाईकोर्ट बोल रहा है कि आपने गलत बोला है, संविधान के हिसाब से उनको जेल जाना पड़ सकता है, माफी मांगनी पड़ सकती है, जो भी है कानून फैसला करेगा। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातों से समाज और राष्ट्र की एकजुटता बनी रहे। हम राष्ट्र के रूप में जो भी परिभाषा ले लें, लेकिन आज जो हिंदुस्तान है और खंडित हिंदुस्तान, अखंड की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खंडित हिंदुस्तान है 1947 के बाद का, उसको भी हम कैसे बचा के रख सके, यही तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो इसमें राजनीतिक इस्तेमाल जब होता है ऐसी घटना से, तो उसका असर और उसका जो परिणाम है उससे हम चिंतित होते हैं। लेकिन इस बहाने हम असहमति को नकारेंगे नहीं, उसके जो एकेडमिक डिबेट्स हैं उसमें उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो बातें हम अरे प्रेम कुमार जी, ये सब तो ठीक है, आपने बोल लिया, पर मूल प्रश्न पे तो आइए। आप सब कुछ करना चाहते हैं, मेरा यही तो सवाल था आपसे कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इस विमर्श का हिस्सा तक नहीं रहना चाहता। इतना भारी भरकम वक्तव्य कांग्रेस की सहयोगी द्रविड़ मुनित्र कड़गम के नेता सम्माननीय सांसद ए राजा जी के द्वारा दिया गया, कांग्रेस के मुंह से बोल नहीं फूटा अभी तक। ये मौन, ये खामोशी, ये चुप्पी कांग्रेस को कितनी मजबूती देने वाली है प्रेम कुमार जी? देखिए, राजनीतिक विवशता भी है, मजबूरी भी है, वो सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विवशता सिर्फ कांग्रेस के ही साथ होती। आप तो विभिन्न विषयों पर सबको बुलाते रहते हैं। कई बार होता है कि बीजेपी के प्रवक्ता आने से इनकार कर देते हैं, कई बार होता है। आप बोलिए, मुझे तो जहां तक याद आता है वो फ्रिंज एलिमेंट्स वाले डिबेट में कोई बीजेपी के प्रवक्ता आए थे क्या? याद कीजिए, कोई किसी चैनल पे नहीं बैठा। मैं जस्ट प्रेम कुमार जी, आप फिर दाएं बाएं हो रहे हैं। मैं बार बार जिस सवाल पर जा रहा हूं उससे आप संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, भाई बीजेपी वाले आए नहीं आए तब उस पर सवाल उठा लेंगे, कांग्रेस वाले अभी इस विषय पर खामोश हैं। मेरा सवाल प्रेम कुमार जी आपसे क्या है? मेरा सवाल आपसे यह है कि ये खामोशी कांग्रेस को आने वाले आसन्न आम चुनाव में मदद करेगी या परेशान करेगी? ये मेरा सवाल है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, बतौर खालिस पत्रकार, प्रेम कुमार जी क्या आकलन कर पाते हैं? इस आकलन को अपने दर्शकों के बीच रखवाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो प्रेम कुमार जी भी वैसे ही खामोश क्यों हो जाना चाहते हैं जैसे कि कांग्रेस खामोश है? ये इस बात की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है कि इस मुद्दे को राजा के विरोधी, जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो कितना बड़ा बनाते हैं। जी। अगर यही मुद्दा
बड़ा बनता है तो फिर नुकसान करता है। अगर कांग्रेस चुप लगा करके इस मुद्दे की पर्दादारी करने में कामयाब हो जाती है तो इसका प्रभाव तमिलनाडु तक होकर रह जाता है। वो तो यही राजनीति है, कांग्रेस रहने की भी तो एक राजनीति होती है। ऐसा नहीं कि चुप रहना राजनीति नहीं है, चुप रहना भी तो प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि अगर ये विषय विमर्श का हिस्सा बना तो शायद भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है, इसलिए कांग्रेस खामोशी के माध्यम से इस विषय को बड़ा मुद्दा बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये भी एक किस्म की राजनीति, ये प्रेम कुमार जी का आकलन है। लेकिन इतना तय है कि कुछ विषय राजनीति से परे होने चाहिए, और जो विषय राजनीति से परे होने चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो है मानव हित और देश हित। जब बात देश के संदर्भ में हो उस समय पर खामोशी को स्वीकारा नहीं जा सकता। सच को सच कहने का साहस हर परिस्थिति में होना ही चाहिए। ये इस देश की संस्कृति रही है। क्या उस संस्कृति का निर्वहन वो लोग कर पाएंगे जो दावा करते हैं कि देश के संचालन का दायित्व उन्हें मिलना चाहिए? इस सवाल का उत्तर आना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारा आज की प्रासंगिक पंक्ति ये कहती हैं, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। ये बात जो कही गई है, ये बात कितनी मुफीद है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दी इजाजत, समय पड़ा।